सब्सक्राइब कीजिए टीचर एजुकेशन चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को एजुकेशन संबंधित वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। प्रारंभिक शिक्षा के डिप्लोमा पाठ्यक्रम संख्या 501 के ब्लॉक 1 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक भारतीय शिक्षा के विकास का जायजा लेंगे। साथ ही मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव हुए। साथ ही मैकॉले मिनट्स और हंटर कमीशन का भारतीय शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा, उसका भी मूल्यांकन हम आज के कार्यक्रम में करेंगे। बहरहाल, जहां तक भारत में वर्तमान शिक्षा प्रणाली की शुरुआत का प्रश्न है, वो 19वीं सदी से मानी जा सकती है, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। इस दौरान शिक्षा प्राथमिक रूप से धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रबंध कौशल से संबंधित रही है। ब्रिटिश काल में हेस्टिंग्स, जोन्स, विल्किंस और विल्सन जैसे विद्वान भारत की शास्त्रीय परंपराओं से बहुत अधिक प्रभावित थे। इसका प्रभाव ये हुआ कि ब्रिटिश काल में पारंपरिक शास्त्रीय अध्ययन को नया जीवन मिला। हालांकि प्रारंभिक 60 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशुद्ध व्यापारिक कंपनी थी और उसका उद्देश्य देश में शिक्षा को प्रोत्साहन देना नहीं था, बल्कि व्यापार करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था। इसलिए कहा जा सकता है कि ब्रिटिश काल के प्रारंभिक 60 वर्षों में शिक्षा के प्रोत्साहन और विकास के संदर्भ में जो प्रयास हुए, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार की नीतियों की झलक कम मिलती है, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर किए गए प्रयासों का ही नतीजा था कि 1781 में उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल रहे वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की। इसका उद्देश्य मुस्लिम कानूनों तथा ख्याति प्राप्त मुस्लिम विद्वानों को इन मदरसों में मुस्लिम धर्मशास्त्र, कानून, गणित, व्याकरण तथा इससे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा देना था। इसी प्रकार एक और व्यक्तिगत प्रयास का ही परिणाम था कि 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जहां हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन होता था। इसी प्रकार 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज में अधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा दी जाती थी। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जहां संस्कृत की दुर्लभ पांडुलिपियों की खोज, संपादन तथा प्रकाशन का काम होता था। बात चाहे कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की हो या बनारस में बनारस संस्कृत कॉलेज की हो, इन सब के पीछे अंग्रेजों का ये प्रयास था कि ऐसी शिक्षा पद्धति विकसित की जाए जिससे कंपनी को ऐसे शिक्षित भारतीय नियमित तौर पर उपलब्ध कराए जा सके जो शास्त्रीय तथा स्थानीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता तो हों ही, साथ ही कंपनी को उनसे कानूनी प्रशासन में भी मदद हो। न्याय विभाग में अरबी, फारसी और संस्कृत के विद्वानों की नियुक्ति इसलिए हुई थी ताकि न्यायिक क्रियाकलापों में वो अंग्रेज न्यायाधीशों को मुस्लिम एवं हिंदू कानून की व्याख्या कर सकें तथा भारतीय रियासतों के साथ पत्र व्यवहार में कंपनी की मदद कर सकें। इसी समय एक और घटना घटी जब मिशनरियों और भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश सरकार से ये मांग की कि भारतीयों को भी आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली से अवगत कराया जाए। इसके पीछे इन बुद्धिजीवियों की सोच ये थी कि पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से ही भारतीयों की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दुर्बलता को दूर किया जा सकता है। वहीं मिशनरियों की मंशा ये थी कि भारतीयों का उनके धर्म के प्रति आस्था समाप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि उनके अंदर पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया जाए। मिशनरियों का ये भी मानना था कि ऐसा करने से भारतीय ईसाई धर्म ग्रहण कर लेंगे। दरअसल इन सब के पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी का दृष्टिकोण ऐसे कई रिपोर्टों पर आधारित था, जिसमें कंपनी ने बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में कई सर्वेक्षण कराकर भारत की शैक्षणिक और धार्मिक व्यवस्था का जायजा लिया और माना कि यहाँ की सामाजिक और शैक्षणिक व्यवस्था उन्नत है, जिसे स्वयं महात्मा गांधी ने एक खूबसूरत वृक्ष की संज्ञा दी, जहाँ समाज, हर वर्ग, संप्रदाय और अलग अलग जाति के लोग एक साथ अध्ययन करते थे। हालांकि 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में भारत की शिक्षा अपेक्षाकृत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन तब भी तुलनात्मक रूप से वो यूरोप की शिक्षा व्यवस्था से कहीं ज्यादा समतामूलक और उन्नत थी।
ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन के बाद एक ओर जहां वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स, जोनाथन डंकन और विल्सन जैसे विद्वान भारतीय शिक्षा प्रणाली से प्रभावित थे, वहीं दूसरी ओर चार्ल्स ग्रांट, जेम्स मिल और लॉर्ड मैकाले जैसे अंग्रेजों का एक ऐसा वर्ग भी था जो अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय शिक्षा को भारतीय संस्कृति एवं शिक्षा की तुलना में श्रेष्ठ साबित करना चाहता था। इस तरह कहा जा सकता है कि 1790 से लेकर 1835 के बीच के वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय शिक्षा के संदर्भ में कोई विशेष नीति का निर्धारण नहीं कर सकी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज ही भारतीय शिक्षा का पश्चिमीकरण करना चाहते थे, बल्कि भारतीय मध्यम वर्ग का एक बड़ा समूह भी अंग्रेजी माध्यम का समर्थक था। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में इस समूह ने बेंटिक तथा मैकाले का समर्थन किया। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विद्वान भी थे जिन्होंने अंग्रेजी राज की शिक्षा व्यवस्था की आलोचना की और बंगाली माध्यम से शिक्षा देने की वकालत की। इस दौरान ब्रिटिश राज में 2 प्रकार के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना हुई। पारंपरिक संस्थाओं जैसे देवबंद, लखनऊ शिक्षणालय, गुरुकुल कांगड़ी, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान उनकी शैक्षणिक आकांक्षाओं के मद्देनजर की गई थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ आधुनिक संस्थाएं जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, विश्व भारती और शांति निकेतन की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान हुई। इस दौरान भारतीय शिक्षा व्यवस्था और इसकी मुख्य धारा अंग्रेजों और उभरते हुए मध्यम वर्ग के हितों के ध्यान में रखते हुए बदलती गई। आरंभ में इस शिक्षा के कारण भारतीय समाज में पश्चिमीकरण को प्रोत्साहन मिला, परंतु बाद में आधुनिक राष्ट्रीय विचारों एवं गतिविधियों के प्रचार में भी इससे मदद मिली। आधुनिक शिक्षा के प्रभाव में ही विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधारवादी प्रयास हुए। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़ एवं अहमदिया आंदोलन इत्यादि को भी आधुनिक शिक्षा ने प्रभावित किया। इस प्रकार ब्रिटिश शासनकाल की शिक्षा प्रणाली में अंतर विरोधी वैचारिक धाराओं और संस्कृतियों को प्रतिनिधित्व मिला। एक ओर इसने पारंपरिक भारत की आर्थिक संस्थाओं और सामाजिक समरसता के संतुलन को कमजोर किया, वहीं दूसरी ओर आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। इस प्रकार कुल मिलाकर ब्रिटिश शासन व्यवस्था में 3 वैचारिक वर्ग परिलक्षित हुए। एक वो वर्ग था जो राष्ट्रवादी भारतीय विरासत का कट्टर समर्थक था एवं इस विरासत से अलग या विदेशी मूल की शिक्षा संस्कृति का तिरस्कार करता था। दूसरा वो वर्ग था जो विदेशी मूल के आधुनिक अध्ययन का विरोधी तो नहीं था, परंतु उसका पक्ष ये था कि आधुनिक शिक्षा का स्वदेशीकरण किया जाए और इसे भारतीय परिस्थितियों की दृष्टि से प्रासंगिक बनाया जाए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं इसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती थीं। अंग्रेजों द्वारा समर्थित एक तीसरा वैचारिक संप्रदाय भी था जो ब्रिटिश प्रारूप के आधार पर शिक्षा संस्थाओं के विस्तार के लिए दृढ़ संकल्प था। इस विचारधारा की प्रतिनिधि संस्थाएं कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एवं दिल्ली विश्वविद्यालय थे। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में एक नया आयाम तब आया जब ब्रिटिश संसद भी औपचारिक तौर पर शिक्षा प्रणाली में शामिल हुई। इस संदर्भ में सन 1813 एक महत्वपूर्ण वर्ष कहा जा सकता है। ये वो समय था जब ब्रिटिश संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी के घोषणा पत्र का नवीनीकरण अधिनियम लाया गया। ब्रिटेन की महारानी ने भारतीय नागरिकों के शिक्षा की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी पर सौंपते हुए पहली बार 1 लाख रुपए की राशि आवंटित की। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी को ये आदेश दिया कि वो साहित्य के पुनर्जीवन, भारत के देसी विद्वानों के प्रोत्साहन तथा ब्रिटिश क्षेत्र के वासियों में विज्ञान के संस्थापन और उन्नयन पर जोर दें। हालांकि इस राशि को व्यय करने के प्रश्न के विवाद के कारण 1823 तक ये राशि उपलब्ध नहीं हो सकी। इस संबंध में लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार किया गया मैकाले मिनट्स का भारतीय इतिहास और शिक्षा प्रणाली में एक अलग स्थान है। लेकिन ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मैकाले की शिक्षा नीति अथवा योगदानों या भूमिकाओं को जानने से पूर्व ये जानना आवश्यक होगा कि मैकाले कौन था। मैकाले बहुत बड़ा अंग्रेज विद्वान, लेखक और विचारक था। उसका पूरा नाम थॉमस बैबिंगटन मैकाले था। इसे लॉर्ड की उपाधि प्राप्त थी, इसलिए इसे लॉर्ड मैकाले के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार की गई नीति को मैकाले मिनट्स कहा जाता है, जिसे भारतीय इतिहास और शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।
लॉर्ड मैकाले का दरअसल 1834 में 4 वर्ष के लिए भारत आना हुआ। भारत के लिए बनी सर्वोच्च काउंसिल के सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंटरैक्शन के चेयरमैन भी थे। इन्हीं के दिशा निर्देश में एक मेमोरेंडम तैयार किया गया जिसमें इस बात पे जोर दिया गया था कि भारतीय शिक्षा के विकास में संस्कृत, अरबी और फारसी की आवश्यकता नहीं है। मैकाले का ये भी मानना था कि पाश्चात्य विज्ञान के विकास के लिए अंग्रेजी भाषा बेहतर है। इन सब के पीछे लॉर्ड मैकाले की सोच वास्तव में देशज भाषाओं संस्कृत, अरबी और फारसी के ऊपर अंग्रेजी भाषा की सर्वोच्चता स्थापित करनी थी। उस समय मैकाले के उस कथन की भारतीयों के बीच काफी आलोचना हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी की एक अकेली अलमारी समस्त भारत और अरब के साहित्य से कहीं बेहतर है। मैकाले का ये भी मानना था कि भारत में अंग्रेजी का प्रयोग शासक वर्ग करता है और सरकारी तंत्र में बैठे उच्च वर्गीय मूल भारतीय निवासी भी अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। मैकाले ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि सीमित वित्तीय संसाधनों के साथ पूरी जनता को शिक्षित नहीं किया जा सकता है। दरअसल इन सब के पीछे लॉर्ड मैकाले की सोच भारत में ही भारतीयों के एक ऐसे वर्ग की स्थापना करनी थी जो रक्त और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन उसकी सोच, विचारधारा, रुचि, नैतिकता तथा बुद्धि अंग्रेजों वाली हो। मैकाले को इस बात का ज्ञान था कि भारतीयों का यही वर्ग आगे चलकर उनके और अंग्रेजों के बीच दुभाषी का काम करेगा। मैकाले का ये भी मानना था कि हम भारतीयों के उस वर्ग पर दायित्व सौंप सकते हैं कि वो देश में देसी बोलियों को परिष्कृत करे, उन बोलियों को पाश्चात्य नामावली से गृहीत विज्ञान की शब्दावली से संपन्न या समृद्ध करे और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता इस योग्य बनाए कि वो समस्त जनसंख्या तक उस ज्ञान को ले जा सके। मैकाले द्वारा तैयार इस मैकाले मिनट्स को विप्रवेशन सिद्धांत या डाउनवर्ड इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। उस समय भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले मिनट्स को स्वीकार किया तथा ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी को आधिकारिक तौर पर उपयोग करने की अपनी स्वीकृति दी। वर्तमान शिक्षा पद्धति में मैकाले की आज भी आलोचना होती है, विशेष रूप से इस बात के लिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 6 दशक गुजर जाने के बाद आज भी हम दूसरे राष्ट्रीय भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी भाषा से शिक्षित व्यक्ति को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं और वहीं दूसरी भाषाओं से शिक्षित व्यक्ति के साथ हम दोयम दर्जे का बर्ताव करते हैं। मैकाले मिनट्स के बाद लागू किए गए वुड्स डिस्पैच का उल्लेख करना यहाँ पे बेहतर रहेगा। वुड्स डिस्पैच, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, दरअसल इसके जरिए ब्रिटिश संसद ने पहली बार शिक्षा नीति के तौर पर भारतवासियों के शिक्षा की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपते हुए आदेश दिया कि किसी भी परिस्थिति में इसकी अवहेलना नहीं हो। वुड्स डिस्पैच के अंतर्गत यूरोपीय कलाओं, दर्शन, साहित्य, विज्ञान का अंग्रेजी के माध्यम से प्रचार प्रसार करना था। साथ ही भारतीय भाषाओं के उन्नयन का प्रयास करना और लोक नौकरशाही की उत्पत्ति करना वुड्स डिस्पैच के मुख्य उद्देश्य थे। इस दौरान जन शिक्षा के प्रचार और प्रसार पर जोर देते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल खोले गए। वुड्स डिस्पैच के ही कारण उच्च शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए 1857 में पहली बार कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय खोले गए, जहां से विभिन्न विषयों और भाषाओं में सफल विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाती थी। देश के 5 प्रांत बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरैक्शन खोले गए। इन सब के अलावा वुड्स डिस्पैच के तहत और भी पक्षों पर ध्यान देकर शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत देश भर में श्रेणीकृत विद्यालयों, प्रारंभिक स्कूल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय का नेटवर्क स्थापित किया गया। विद्यालयों को वित्तीय सहायता देने के लिए ग्रांट इन एड प्रणाली की शुरुआत की गई। महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रावधान, अध्यापकों का प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक विकास तथा लोगों की व्यावसायिक कुशलता के विकास के लिए चिकित्सा, इंजीनियरिंग, विधि तथा व्यावसायिक शिक्षा के अन्य संस्थाओं की स्थापना की अनुशंसा वुड्स डिस्पैच के खास अवयव हैं। वुड्स डिस्पैच का ही आकलन करें तो हमें पता चलेगा
कि निश्चित तौर पर इससे शिक्षा का श्रेणीकरण करने में सहायता मिली तथा माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा मिला। अलग अलग हिस्सों में स्कूल भी खोले गए। लेकिन ये भी सच है कि क्रिश्चियन मिशनरियों को छोड़कर वुड्स डिस्पैच की दूसरी अनुशंसाओं की जानबूझकर उपेक्षा की गई। इसका दूरगामी परिणाम ये हुआ कि जन शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाया, साथ ही सार्विक साक्षरता के लक्ष्य को भी नहीं हासिल किया जा सका। बहरहाल मकाले मिनट्स और वुड्स डिस्पैच की कमियों को पूरा करने के लिए बाद के वर्षों में हंटर कमीशन, सैंडर आयोग जैसी कई समितियों के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा की दिशा और दशा सुधारने की कोशिश की। ये प्रयास कितने सफल रहे और इसका भारतीय शिक्षा पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा, ये हम आपको बताएंगे अपने अगले अंक में। तब तक के